इसका एक लिंक यहाँ से जाता जाता, यहाँ से जाता जाता और एंग्लो मराठा, फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध तक चल जाता है, जो कि 1775 में शुरू हो गया था और हमें आकर वो पहुंचा। और इसी के सबसे बड़ा अवसरवादी आदमी होता है आम आदमी। हैदर अली इतना खतरनाक लड़ता लड़ता एक दिन उसके हैदर अली बोर हो गया कि अब इनसे कब तक लड़ना पड़ेगा। पूरे रॉकेटों को ऐसा यूं चलाया, रॉकेटों को इतने सारे रॉकेट चलाए सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर कि ये एक बहुत ही बड़ा इतिहास का पार्ट बन गया भारत का, कि टीपू रॉकेट का जनक माना जाता है भारत के अंदर। देखिए समझिए, दो शब्द होते हैं, एक होता है ट्रीटी और एक होता है समझौता। ट्रीटी को हम संधि कहते हैं हिंदी में, मगर जब ट्रीटी और समझौते में अंतर क्या है देखिए जी। ट्रीटी के अंदर सिंपल सा अंतर है, जब आप ये एक दबाव के अंदर करा जाने वाला समझौता है। समझौता होता है कि आप दोनों में बराबर कद के हैं और ये समझौता तब भी हो जाएगा, मगर ट्रीटी के अंदर होता है एक का कद नीचे एक का कद ऊपर है। ये कैसे? ये युद्ध के बाद हो जाता है। युद्ध के बाद जो हार रहा होता है वो जबरदस्ती बड़े से संधि करने ही चाहता है, क्योंकि अब इसके बाद यार हारने दो वाला है इसे, मगर हारा नहीं है तो या फिर ऐसा, या फिर थोड़ा सा भी ऊपर थोड़ा सा भी नीचे हो जाता है तो इस संधि का रूप ले लेता है जी। इसके अंदर एक पक्ष पे दबाव बना रहता है समझौता करने का, तो ऐसी कंडीशन में इसको ट्रीटी कह देते हैं। मगर जब हम समझौते की बात करते हैं तो ये दोनों बराबर कद के भी हो सकते हैं, दोनों हाथ मिलाकर काम करने वाला बात हो जाती है। तो आपको ट्रीटी मतलब संधि और समझौते के अंदर अंतर समझ में आ गया होगा। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। जो इसके पहले हम चाहते हैं कि आप इन सब में सारे शब्दों को देख लें और आपको जो शब्द पसंद आ रहा है उस शब्द को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसमें से आपको जो भी पूरी पूरी लाइन भी कमेंट कर सकते हैं आप। ये आप समझ गए? एक बार दोबारा देख लीजिए। देखिए जी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ बातें बताना जरूरी है जी। उसके पहले मैसूर वॉर का फॉर्मेशन देख लीजिए, कहाँ से आए जिन जो कि ये लड़ने वाले। ये बैटल ऑफ तालिकोटा 26 जनवरी 1565 के अंदर एक वॉर होती है, बैटल ऑफ तालिकोटा जी। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर है ये, इतिहास के अंदर भी बहुत खतरनाक तरीके से जानी जाती है। कारण समझिए, इसके अंदर विजयनगर साम्राज्य जो कि कृष्णदेवराय का साम्राज्य है, जो कि बहुत फेमस तेनालीराम जी, वही कृष्णदेवराय, ये उनके साम्राज्य के अंदर बैटल ऑफ तालिकोटा उनके बाद होती है। ये इतनी खतरनाक बैटल होती है कि इसके अंदर विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य टकराते हैं जी, और विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है जी। इतनी बुरी तरीके से ये युद्ध हारते हैं जी विजयनगर साम्राज्य के अंदर। ये जो आपको पूरी पूरी दिख रहा है, ये बड़ी लाइन दिख रही है, ये देखिए जी, नक्शा इतना एक्यूरेट नहीं है पर आप समझ जाएंगे इसके अंदर। ये जो नक्शे के अंदर ये जो लाइन दिख रही है जी साउथ इंडिया के अंदर, ये विजयनगर साम्राज्य है। इसके अंदर ही जब ये बैटल हो जाती है जी, तो ये जो छोटा सा आपको पार्ट दिख रहा है, ये मैसूर का किंगडम है जी। ये विजयनगर साम्राज्य, इसके अंदर मैसूर का किंगडम है। छोटा सा पार्ट दिख रहा है त्रवणकोर, इसके बारे में हम आपको बाद में बता देंगे, पर हमने बता दी इसकी लोकेशन आप। ये जो राजा ओडियार है, ये 1612 के अंदर ये यहाँ पर मैसूर किंगडम के अंदर वोडियार साम्राज्य की दोबारा स्थापना कर देता है। देखिए ये कहाँ से आया ये वोडियार साम्राज्य, ये पहले से ही वहाँ पर था। ये कई सालों से पर बड़े बड़े राजाओं के अंडर काम कर रहा था, मगर 1612 के अंदर इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसके अंदर ही आगे जाकर एक राजा था जी कृष्णराज चिक्का द्वितीय। इसके अंदर जो आपको चिक्का दिख रहा है, ये चिक्का राजा के लिए प्रयोग करे जाने वाला शब्द है। चिक्का का मतलब जैसे कि आप समझिए, जैसे कृष्णदेव राय, तो राय के अंदर राय शब्द जो कि राजा के लिए प्रयोग करे जाने वाला शब्द है। ये एक टाइटल हो, एक मान लीजिए आप इसको, जैसे कि महाराणा प्रताप, उसके अंदर जो महाराणा शब्द है ये उनके ही वंश के अंदर राणा 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 आपको कई सारे राणा मिलेंगे। तो ये राजाओं के लिए अब एक टाइटल की तरह यूज़ करता है जी। उसकी तरीके से देखिए, कृष्णराज चिक्का द्वितीय राजा बनते हैं ये 15 जून 1735 के अंदर ही राजा बन जाते हैं। मगर ये थोड़ा सा इनके बारे में समझने की, जानने की, समझिए आप कि ये थोड़े से रॉक स्टार टाइप के आदमी होते हैं जी। इनको अपना ये तो राज्य संभला नहीं जा रहा है इनसे, और ये क्या करते हैं जी, संगीत वगैरह में पूरे के पूरे दिन लीन रहते हैं जी। इनके फुल बड़ा दिन चल रहे होते हैं उस समय पर। तो इनका जो साम्राज्य है वो देखने वाले दो मेन लोग हो जाते हैं जी, इनके मंत्री। एक तो होता है नंदराज और एक होता है देवराज। यही इनके नाम पर पूरा का पूरा साम्राज्य देख रहे होते हैं जी। नंदराज का होता है जी सर्वाधिकारी, और ये देवराज होते हैं जी दलवाई। ये दोनों दो टाइप के मंत्री होते हैं जी। इसके बारे में हमें पूरा का पूरा नहीं पता, इसलिए हम आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। ये 15 जून 1735 के अंदर जब गद्दी पर बैठा, ये तब से लेकर 1766 तक गद्दी पर ही बैठा रहा। मगर दिक्कत क्या है जी, ये जो हैदर अली है 1761 के अंदर राजा गद्दी पर बैठ चुका है। अर्थात ये क्या है कि 61 के अंदर बैठ चुका है और 1766 के अंदर तक भी राजा बना रहता है। इसका कारण समझिए, ये जो कृष्णराज चिक्का है, जब ये राजा बनेगा हैदर अली, तो ये इसको हाउस अरेस्ट में डाल देगा, मतलब खुद के ही महल के घर के अंदर अरेस्ट कर देगा। अब राजाओं का महल क्या, अब राजाओं का घर क्या होता है, महल होता है, तो वहाँ पर ही क्या इसको पैक कर देगा जी हैदर अली।
1721 के अंदर एक पैदा हुआ है, ये एक आम आदमी है जी। 1749 के अंदर ये हॉर्समैन इन आर्मी, ये आर्मी के अंदर एक घुड़सवार के रूप में शामिल होता है जी। और उसके बाद ये इतनी खतरनाक आदमी है जी, देखिए कारण समझिए। बहादुरी के लिए किताबें ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं होता है, बहादुरी के लिए मन की इच्छा शक्ति ज़्यादा जरूरी होती है जी। ये उसके अंदर पारंगत था। कृष्णराज चिक्का हमने बता चुके हैं जी, रॉक स्टार था मगर सक्सेसफुल नहीं था जी उसके अंदर ही, तो फिर क्या है, जब ये उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं था तो आप समझ लीजिए औरों के अंदर तो क्या ही सक्सेसफुल होना था इसको। मगर आप ये देखिए हैदर अली उस समय पर ऐसा ही होता है, हर समय पर बेस्ट ही इंसान राज करने गद्दी पर बैठता है जी। आप किसी को भी देख लीजिए, हमेशा कोई ना कोई उस समय का बेस्ट इंसान ही समझदार लोग राय देते हैं और उससे कम समझदार लोग उन राय को फॉलो करते हैं। यही नियम कायदा है जी। इतने अच्छी तरीके से ये आर्मी को चलाता है जी कि उस समय के बाद कमांडर इन चीफ बन जाता है, सिपा सलार के पोस्ट पर पहुंच जाता है जी, जिसके मैसूर किंगडम के अंदर दलवाई कहते हैं जी। उसके बाद ये जब इतना बड़ा सिपा सलार के रूप में आ जाता है जी, तो उसके बाद जो फ्रेंच लोग थे, जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि उस समय पर बहुत पावर में थी, पर उस समय इनसे ज़्यादा पावर ब्रिटिश थे। ब्रिटिश इनको हमेशा धूल चटाते रहते थे जी। यही हमने बता दिया कि कोई ना कोई बेस्ट होगा जो होगा ऐसे ही। पर इससे ज़्यादा ताकतवर ये था जी, तो ये गद्दी पर बैठ गया। अगर इससे भी कोई ज़्यादा ताकतवर होता तो वो गद्दी पर बैठ जाता। अब देखिए हैदर अली की दोस्ती फ्रेंच के साथ बहुत अच्छी हो जाती है, जो कि उस समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी होती है जो फ्रेंच की। घोड़े की दोस्ती की से भी हो सकती है, बिच्छू घोड़ा, उसके अलावा छोटे छोटे जानवर कुत्ता बिल्ली और बाकी सबसे दोस्ती हो जाती है। मगर शेर की दोस्ती जी शेर से ही होती है जी। मगर जब शेर से कोई खतरनाक जानवर आता है जी, तो ये दोनों के दोनों शेर वहाँ से गायब हो जाते हैं। हैदर अली था तो ये भी बहुत ताकतवर आदमी था, मगर जब मराठों का नाम आता था जी, वैसे चुपचाप हो जाता था उस समय जी। इसके साथ ऐसी स्थितियाँ थी जी। तो ये दोनों की आपको बता दिया हमने, इन दोनों की दोस्ती थी। इसने क्या करा, डिंडीगुल तमिलनाडु के अंदर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक आर्म्स फैक्ट्री स्टेब्लिश कर दी। आर्म्स फैक्ट्री का मतलब वहाँ पर ये आर्सेनल वगैरह उनके कोई ना कोई जो यूरोपियन टेक्निक के हथियार वगैरह थे यहाँ पर आकर बना सकते थे, इंपोर्ट करा के यहाँ पर बना सकते थे। ये आर्म्स फैक्ट्री हैदर अली के द्वारा स्टेब्लिश करवाई गई फ्रेंच के लिए, और जिसका बहुत बड़ा फायदा था क्योंकि हैदर अली अब कमांडर इन चीफ है, ये सिपा सलार बन चुका है, तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा खुद को ही होने वाला था। ये अपने यूरोपियन लाइन्स के ऊपर, यूरोपियन तरीके से अपने सेना के सैनिकों को बहुत ज़्यादा ट्रेन कर सकता था। इसको पता था क्योंकि हम बता चुके हैं काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी था ऐसे। तो हैदर अली 1761 के अंदर अब राजा बन चुका है, डिफेक्टो रूलर। डिफेक्टो रूलर का मतलब एक वास्तविक शासक बन चुका है। तो ये दूसरा राजा कहांगे कृष्णराज चक्का, ये इसको हाउस अरेस्ट पे डाल देता है। ये हम आपको पहले ही बता दें। हाउस अरेस्ट का मतलब कि खुद के घर के अंदर ही उनको अरेस्ट करा के रख देता है जी, कैद करके रख देता है। खुद का घर का राजा का घर क्या होता है, महल होता है। और उस समय पर खुद अब सारे अभियान चलाएगा, मगर लोगों के सामने भी राजा कौन है, वोडिया डायनेस्टी। और मगर हमें असल में पता है कि असल में राजा कौन है, हैदर अली। अगर हैदर अली कोई सा भी आपको फरमान जारी करना भेजता था, जो कह देता था कि कृष्णराज चक्का द्वितीय ने भेजा ये सब फरमान, मगर असल में भेजने वाला हैदर अली होता था। तो इसलिए इसको यहाँ पर हमने डिफेक्ट रूलर का आपको मतलब समझा दिया है। अब आप देखिए ये जैसे बनता है 1761 के अंदर और 61 से लेकर 63 तक ये मराठा पर अटैक कर देता है, मराठों पर। उस समय पर देखिए ये अटैक करने के बाद काफ़ी बड़े बड़े इलाके इनके अपने अंदर ले लेता है। अब कारण समय 1761 के अंदर मराठों के देखिए बहुत बुरे दिन चल रहे होते हैं उस समय पर 26 जनवरी 1761 के अंदर मराठे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को हार चुके होते हैं। ये बैटल ऑफ पानीपत इतना बुरा घाव देता है जैसे बैटल ऑफ तालीकोटा है, इसके अंदर तो विजयनगर साम्राज्य साफ ही हो गया जी, ये समझ लीजिए आप। मगर इसके अंदर मराठों के इतनी बुरी क्षति पहुंचती है, इसके अंदर इतना बड़ा मराठा साम्राज्य होता है जी। आप समझिए वहाँ जो पाकिस्तान के अंदर है वहाँ मराठा चीफ बैठा करते थे उस समय पर अटक के अंदर, और नीचे पूरा पूरा आरकोट तक मराठा, जो कि तमिलनाडु का क्षेत्र, यहाँ तक ये पूरा साम्राज्य उस समय का मराठों के अंदर आता था जी। तो इतना बड़ा साम्राज्य कहाँ गया, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर इनकी बहुत बुरी हार के कारण इतना बड़ा साम्राज्य इनका टूट जाता है। मगर फिर भी उस समय पर इनका सबसे बड़ा साम्राज्य इनका ही था जी, हारने के बाद। उस समय पर ये अटैक करता है 1761 और 63 तक। ये कुछ बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट उनके जीत जाता है जी, जैसे कि होसकोट, सेरा, बेडनूर या डोड बलालपुरी, इन पार्ट को ये हैदर अली जीत जाता है। हैदर अली के ये तो बस जीतना है। एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। हैदर अली के ऊपर मराठे अटैक करते हैं 1764 के अंदर, 1766 के अंदर और 1771 के अंदर। इतना बुरी तरीके से हैदर अली को ये धूल चटाते हैं जी। अब क्योंकि इसका समझ हमने आपको बताया था कि शेर की दोस्ती शेर से होती है, मगर शेर से खतरनाक जब आप कोई ना कोई आ जाएगा जी, जैसे कि हथियार लेकर उधर से शिकारी आ रहा है, तो फिर शिकारी को देखकर शेर भी भागता है जी। ये वाली सिचुएशन हो जाती है इसके साथ, क्योंकि ये है तो बहादुर, इंटेलिजेंट भी है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, मगर फिर भी देखिए जी ये फ्रेंच और इसके साथ दोनों के साथ एक ही कंडीशन,
इसके अंदर इतने बुरे तरीके जाता है, हैदर अली हर बार चौपट हो जाता है इनके सामने। ये सिर्फ इसको जितना पार्टी जीतता है उससे ज़्यादा पार्ट तो ये सिर्फ इन दो के अंदर ही जीत लेते हैं जी मराठे। अब इसके अंदर हमने ये जो बताया इसके ऊपर लाइन करी हमने, ये आपको सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का पार्ट है, इसलिए हमने इसके ऊपर आप पहले लाइन कर दी। अब हम आते हैं सीधा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के ऊपर। ये दुनिया का सबसे अपॉर्चुनिस्ट आदमी होता है आम आदमी। ये चाहे तो उठकर सरकार बना सकता है और ये चाहे तो गद्दी पर बैठकर राजा बन सकता है। ये आम आदमी की खासियत है। दुनिया में किसी भी स्थिति में आम आदमी आपको हर जगह मिलेगा, चाहे कितनी बड़ी सेना हो, चाहे कितनी बड़ी सरकार हो। दुनिया का सबसे बड़ा अवसरवादी आदमी होता है आम आदमी। ये उठ के गद्दी पर भी बैठ सकता है किसी सरकार की। अब जब सरकारी गद्दी पर बैठ सकता है तो राजा बनना कौन सी बड़ी बात थी। चाहे आप नेपोलियन बोनापार्ट को देख लीजिए, सेम इसी तरीके से घुड़सवारी की तरह आर्मी में घुसा और एक दिन सिपह सलार बन के बहुत ही तगड़ा काम करके चल गया, जिसके आज दिन तक पूरे दुनिया भर की आर्मियों में पढ़े जाते हैं जिसके तरीके। उसी तरीके से हैदर अली था। मगर अब देखिए फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है, इसके अंदर जो एंग्लो लिखा है ये एंग्लो हमेशा वहीं यूज़ होगा जहाँ पर आपको ये अंग्रेज दिखेंगे। जहाँ जहाँ इंग्लिश दिखेगा वहाँ पर एंग्लो यूज़ होगा, क्योंकि ये एंग्लो का मतलब आपको इंग्लिश से समझना है। अब इसके अंदर देखिए जी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत हुई थी 1767 से लेकर 1769 तक। इसके अंदर कौन कौन था? इंग्लिश और इनके रीजन नीचे लिखे हैं। इंग्लिश ये किस लिए थे? क्योंकि मैसूर का राज्य था जी, ये बहुत ही प्रोस्पेरस राज्य था, ये बिल्कुल समृद्ध था और बहुत ही अमीर राज्य था। और दूसरा कारण था फ्रेंच के साथ जो इसकी दोस्ती थी हैदर अली की, ये क्योंकि ये इसके क्या थे अपोनेंट थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। इंग्लिश का मतलब ब्रिटिश। हम ब्रिटेन, इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम में डिफरेंस बता चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो के अंदर। निजाम ऑफ हैदराबाद जिसकी अब ये यहाँ पर क्या कर रहा था देखिए, जिसका नाम है आसफ जाही, इसके साथ 1766 के अंदर अंग्रेजों की एक ट्रीटी हो चुकी थी। ये था नॉर्थन सरकार के अंदर। नॉर्थन सरकार का मतलब तमिलनाडु के थोड़ा सा ऊपर का एरिया और बंगाल के नीचे का एरिया, इनके बीच के पार्ट को नॉर्थन सरकार कहते हैं। अब वहाँ पर ये ट्रीटी किस बात की थी कि अब उस जगह पर अंग्रेज राज कर रहे थे, जो कि इसको ब्लैकमेल करके मुगलों से, मुगल का जो समय का जो मुगल राजा था उससे ब्लैकमेल करा के इससे एक ट्रीटी करवा ली गई थी कि ये नॉर्थन सरकार के अंदर अपना ट्रेड चलाएंगे। तो इसको ब्लैकमेल कर रखा था। और इसको क्या था मराठा यहाँ पर क्या कर रहे थे, मराठे टेरिटरी के लिए आए थे, वहाँ के एरिया को कवर करने के लिए कि वहाँ पर जो भी जीतेंगे उसमें टेरिटरी तुम्हें भी दी जाएगी। तो ये तीन जो बड़ी बड़ी पावर थी ये अटैक कर इन्होंने हैदर अली पर। जब हैदर अली पर इन्होंने 1767 के अंदर अटैक करा तो उसके साथ ही हैदर अली बौखला गया। अब हैदर अली ने अब अपनी डिप्लोमेटिक स्किल दिखाई। डिप्लोमेटिक स्किल का मतलब कि जो भी युद्ध क्षेत्र के अंदर वो अपनी अपनी नीतियाँ अपना सकता था अपने आप को बचाने, क्योंकि देखिए जी मराठों से वो वैसे ही नहीं जीतता था, तो ये दो पावर आने के बाद कौन सा वो बचा ही लेता अपने आप को, मगर पावरफुल था वो। अभी देखिए मराठों को उन्होंने क्या करा, पैसे देकर अलग करा दिया। उसने कुछ पैसे दिए और मराठों को अपने इस सेना से अलग कर लिया। इस युद्ध के अंदर जो निजाम था इनका, निजाम का और हैदर अली का एक सेम दुश्मन था जो नवाब ऑफ आरकोट, जिसका नाम है वल्लाजा, वो इसके दोनों का दुश्मन था। इसने कही कि हम दोनों मिलकर उस पर अटैक कर लेंगे, उसकी टेरिटरी को हम दोनों में से बांट लेंगे। तो इसने मराठों और निजाम को अपने डिप्लोमेटिक स्किल से अलग कर लिया इस युद्ध के अंदर। उसके बाद अब यहाँ पर अंग्रेज अकेले पड़ गए इस युद्ध के अंदर। अब इस युद्ध चला लगभग शुरू हुआ उसके कुछ टाइम के बाद तक, तो ये इसने कर लिया। और आगे इसने ये 1.5 साल जो बचा इसके अंदर ये लड़ा। और हैदर अली बहुत ही बहादुरी से लड़ता, इसने अंग्रेजों के परखच्चे उड़ा दिए और अंग्रेजों की बोलती बंद हो गई। हैदर अली इतना खतरनाक लड़ता लड़ता एक दिन उसके हैदर अली बोर हो गया कि अब इनसे कब तक लड़ना पड़ेगा। हैदर अली अब क्या करे, हैदर अली मारता 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 मद्रास प्रेसिडेंसी तक पहुंच गया। मद्रास प्रेसिडेंसी मतलब सेंट जॉर्ज मद्रास। और गेट पर आकर बोले हेलो, वहाँ पर हेलो बोलने बाद अंग्रेजों को यूँ हो गया। अंग्रेजों को इसने बहुत बुरा मारा उस समय पर। और उसी समय पर अंग्रेजों को जब ये मद्रास पहुंचा तो एक ही बहुत ही शर्मनाक ट्रीटी करनी पड़ी अंग्रेजों को। ये अंग्रेजों की हार थी। ये 4 अप्रैल 1769 के अंदर ट्रीटी हुई। इस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ मद्रास। और इसी के साथ ये युद्ध खत्म हो गया। ये जो मद्रास की संधि थी जो कि 4 अप्रैल 1769 के अंदर हुई थी, इसके अंदर कुछ कंडीशन नहीं थी, जैसे कि जो कि दोनों के म्यूचुअल, जो दोनों के खुद के कैदी थे, दोनों एक दूसरे में युद्ध के अंदर कैप्चर कर लिए थे, दोनों को वापस देने थे। और कुछ कंडीशन ये थी कि इनकी जो भी टेरिटरी जिनको एक दूसरे की जो इन्होंने कैप्चर करती है भी इन्हें वापस करनी थी। और जो इनकी तीसरी मेन कंडीशन थी वो थी कि इनको जब भी कोई तीसरे, इन दोनों का तो युद्ध था ही से जो कि खत्म हो गया था संधि के बाद, मगर जो अगर कोई तीसरी कोई बड़ी पावर इनसे युद्ध करने आती है तो ये दोनों एक दूसरे की सेना की मदद करेंगे। मगर दिक्कत कहाँ हुई जी इसके अंदर, समझिए आप, ये जो मराठा ने 1771 के अंदर अटैक कर दिया, जो कि आगे जाकर ये हम आपको कारण बता रहे हैं जो कि सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का कारण बने। मराठों ने 1771 के अंदर अटैक कर दिया। अब इसके अंदर ये था कि तीसरा अटैक था मराठों का वैसे तो, मगर इसके अंदर जो तीसरी कंडीशन थी मद्रास की संधि की मदद करनी है, तो ये आए नहीं अंग्रेज उस समय पर, बल्कि ये तो आए नहीं। और इनके अलावा जो कि जो इसको ख़त्म करने के लिए हैदर अली को 36 लाख रुपए देने पड़े और 36 लाख के बाद ये युद्ध खत्म हुआ।
अब इसके अंदर इस युद्ध के समझिए क्या हुआ इस युद्ध के अंदर। इस युद्ध के अंदर ब्रिटिश तो आए नहीं, मगर जो फ्रेंच थे इन्होंने उनकी बहुत मदद करी। कैसे मदद करी? आर्सेनल जो कि एम्यूनेशन होता है, इसमें उन्होंने मदद करी, गन्स दी और लेड दिया। लेड से क्या बम बनाए जा सकते हैं जी बहुत अच्छे तरीके के। दूसरा कारण कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस समय पर शुरू हो चुकी थी, जो कि 6 फरवरी 1778 के अंदर शुरू हो गई थी। ये युद्ध इंडिया में नहीं, ये अमेरिका का जो स्वतंत्रता युद्ध का युद्ध है वहाँ शुरू हो गया था। इस युद्ध के अंदर क्या हुआ जी, जो फ्रेंच और ब्रिटिश है जो एक दूसरे के दुश्मन बन गए वहाँ पर। ये दोनों एक दूसरे के राइवलरी थे उस जगह पर। मगर इसका इफेक्ट इंडिया पर क्या पड़ा? के अंदर 1779 के अंदर ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को दबाना शुरू कर दिया था वैसे तो उस युद्ध के बाद। तो इन्होंने हैदर अली के टेरिटरी के अंदर, उसके साम्राज्य के अंदर माहे पड़ता था। माहे मालाबार कोस्ट के इधर आता है, आपको दिख रहा होगा। ये फ्रेंच पोर्ट था, इसको अंग्रेजों ने 1779 के अंदर कैप्चर कर लिया। ये हैदर अली की वैसे भी पुरानी परेशानी जो ब्रिटिश कर चुके थे कि ट्रीटी की संधि खुद तोड़ चुके हैं वो पहले 1771 के अंदर। तो 1779 के अंदर और अपने आप को उकसा चुके हैं इस आदमी को पहले, उसके बाद दोबारा उस पर अटैक करने की ये ऐसी। तो हैदर अली इसके बाद बिल्कुल नाराज था और इसके बाद ही शुरू होता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। इस युद्ध को लड़ने वाले थे हैदर अली, निजाम ऑफ हैदराबाद। अब निजाम ऑफ हैदराबाद यहाँ क्या कर रहा है जी, देखिए इन तीनों ने मिलकर इस बार अटैक करा। अब हम आपको बताते हैं निजाम ऑफ हैदराबाद, यहाँ पर आपको पता है फर्स्ट युद्ध के अंदर इन दोनों के बीच में वादे हुए थे। वो वादा था नवाब उपहारकोट पर अटैक करने का। अब आपको नवाब उपहारकोट के बारे में भी बताते। मराठा थे, मराठा भी इस युद्ध में थे। मराठा क्या कर रहे थे इस युद्ध के अंदर? अब आप समझिए मराठा युद्ध क्या कर रहे थे कि जो पहला एंग्लो मराठा युद्ध था 1775 में ये शुरू हो गया था, जो कि 1775 में से 82 तक चला था। इसी के बीच में ये युद्ध शुरू हो गया 1780 के बीच में। तो मराठे की भी ब्रिटिशर से दुश्मनी चल रही थी उस समय पर, और इनके वहां मराठा समय में भी युद्ध चल रहा था, जो कि बताता है मैं कि इसका एक लिंक यहां से जाता जाता यहां से जाता जाता और एंग्लो मराठा फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध तक चल जाता है, जो कि 1775 में शुरू हो गया था और हमें अगर वो पहुंचा। और इसी के बाद हम पहुंचे यहाँ पर। ओ फ्यूचर में ज्यादा आगे तो नहीं आ गए, एक काम करते हैं वापस चलते हैं यार, बहुत ज्यादा आगे आगे शायद। इन सब तीनों ने मिलकर यहाँ पर हम बता चुके, तीनों ने मिलकर नवाब ऑफ आरकोट पर अटैक कर दिया। देखिए आरकोट कहाँ पर है? आरकोट तमिलनाडु के अंदर है आज के प्रेजेंट समय में। और इसके यहाँ पर जो नवाब था उसका नाम था वल्लाजा। जो निजाम ऑफ हैदराबाद था यहाँ पर था असफजा। इससे अटैक के अंदर जो कि तमिलनाडु के अंदर आरकोट के अंदर गए थे, इन्होंने तीनों ने मिलकर नवाब ऑफ आरकोट को घेर लिया था। जो इसी युद्ध के अंदर हैदर अली का बेटा था टीपू। टीपू के बारे में हम आपको अभी आगे ही बताएंगे। टीपू भी इस युद्ध के अंदर था और नवाब आरकोट को घेर लिया था आरकोट के अंदर, वहां आरकोट के अंदर ही जाकर। ये नवाब आरकोट जो था इसको ब्रिटिश सरकार ने ही बिठाया था, जो कि ब्रिटिश कंपनी थी। सरकार तो नहीं बोल सकते हम, पूरा कंपनी बोलेंगे हम उस बात की। जो कंपनी थी इसने वहां पर इसको उसने बिठाया था। और जो निजाम ऑफ हैदराबाद दिख रहा है ये भी कंपनी ने बिठाया था इसको भी, असफजा को। इसी वजह से नवाब आरकोट को ब्रिटिश ने बिठाया। इसने ब्रिटिशर से मदद मांगी। मदद मांगने के टाइम पे तो ब्रिटिशर्स दो जगह पर उस समय पर कमांडर भेजे ब्रिटिश आर्मी ने। एक था गुंटूर के अंदर, जो कि गुंटूर और मद्रास, इन दोनों को आकर मिलना था कांचीपुरम में। कांचीपुरम आज के नाम प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु के अंदर है। गुंटूर के अंदर जो कर्नल आया था उसका नाम था कर्नल विलियम बेली। अब आप इसके बारे में, इसको यहाँ से जो टीपू आए थे, यहाँ सब अटैकर, टीपू यहाँ से यहाँ पर आ गया था। टीपू ने कि कर्नल विलियम बेली को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया। आप मान लीजिए इन्होंने पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस दे दिया, इतनी बुरी तरीके से उसको हराया कर्नल विलियम बेली को। इस युद्ध के अंदर टीपू ने रॉकेटों को ऐसा यूं चलाया, रॉकेटों को इतने सारे रॉकेट चलाए सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर कि ये एक बहुत ही बड़ा इतिहास का पार्ट बन गया भारत का, कि टीपू रॉकेट का जनक माना जाता है भारत के अंदर। पहली बार इन अंग्रेजों के पास हर तरह की गनें थी, बहुत अच्छा सिस्टम था। इन्होंने ही सब बहुत मार देते थे गनों से। तलवार हमारे सेना यहाँ जो भारत के राजा होते थे तलवारों को यूं घुमाते रह जाते थे, जैसे बंदूक मार डिस्काउंट खत्म का। टीपू ने रॉकेट छोड़े। टीपू के जो रॉकेट थे देखिए इसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं थी जैसी आज है, मगर ये जैसे भी थे वैसे खत्म कर देते थे दुश्मन को। ये कभी कभी इधर से घुस के गलती से पीछे घुस के खुद के में पड़ जाते थे। पर कुछ भी कहिए टीपू को जनक ही जरूर कहा जाएगा रॉकेट का। ये हम नहीं कहते, खुद एपीजे अब्दुल कलाम जी सर कहते हैं। अब आप समझिए इसको, इसी युद्ध के अंदर जो इसने विलियम बेली को गुंटूर से जो निकला था, इस बैटल को फर्स्ट बैटल ऑफ पोलीलूर कहते हैं। ये युद्ध कांचीपुरम के अंदर लड़ा गया था, क्योंकि आज प्रेजेंट में कांचीपुरम है, जो कि युद्ध हुआ था सितंबर 1780 के दिन। और दूसरे बटालियन के बारे में बताते हैं। टीपू ने इतना बुरा हराया कि इसके अंदर पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस उनके ऊपर बन गया, ब्रिटिशर्स के ऊपर। उनको हमेशा याद रहा कि यार ये कहाँ से रॉकेट घुस रहे आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं। इसी युद्ध के अंदर माना जाता है कर्नल विलियम बेली का जो सप्लाई बेस था वो उस रॉकेट किसी रॉकेट की वजह से उड़ गया था, इसलिए
कर्नल विलियम बेली को भागना पड़ा। मद्रास के अंदर से निकला था हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो पर अटैक कर दिया हैदर अली ने। तो यहाँ पर जो निजाम और मराठे थे उन्होंने घेर रखा था। हैदर अली ने अटैक करा हेक्टर मुनरो पर, हेक्टर मुनरो को भी बहुत बुरी तरीके से हरा दिया, हेक्टर मुनरो को भी वापस भागना पड़ा। मगर आगे जाकर ब्रिटिशर्स ने मालाबार जो कोस्ट है, जो कि मैसूर के साइड पर जो मालाबार का कोस्ट पड़ता है, देखिए दो होते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ईस्टर्न कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, दूसरे कर्नाटक के साइड की तरफ को मालाबार कोस्ट कहते हैं। उस समय पर ब्रिटिशर्स ने वहां पर अटैक कर दिया। अब वहां पर भी मैसूर के अंदर सब तो यहाँ पर थे, टीपू को भेजा गया वहां पर, तो टीपू दोबारा मैसूर आ गया और वहां पर ब्रिटिशर से लड़ता रहा। उसके बाद बंगाल ने अपना इन दोनों के भागने के बाद इन दोनों की इतनी बुरी कंडीशन कर दी कि यहाँ से भागना पड़ा इनको। और उसके बाद आया बंगाल, जो कि मेन सेंटर माना जाता है। ये बंगाल की तरफ से एक बहुत ही विशाल आर्मी के साथ, बहुत ही बड़ी आर्मी के साथ एक जनरल को भेजा गया जिसका नाम है सर एयरकूट। देखिए जी, ये बहुत फेमस आदमी है, कि ब्रिटिशर्स का माना जाए तो हीरो मानते हैं इसको अंदर। देखिए सर्वप्रथम के हमेशा बहुत ही ज्यादा मान हो जाता है, तो ये वहाँ का माना जाता है। देखिए जी, आप ब्रिटिशर्स का हीरो था, हमारा हीरो नहीं था। इसने तो बहुत ही बुरे बुरे युद्धों में इंडियंस को हरा दिया। तो आपको अगर कोई भी मिले रास्ते में कहीं पर भी, और अगर आपकी मतलब आपका दोस्त माने क्लास के अंदर लड़ाई वगैरह, तो आप वो सर एयरकूट के दीजिए उसको। आप उसको समझ में नहीं आना है, पर आपको पता है आप उससे भड़ास निकाल रहे हैं अपनी, तो सर एयरकूट का प्रयोग आप वहाँ कर सकते हैं। इसने क्या करा, जैसे आया तो इसने अपनी डिप्लोमेटिक स्किल से जो निजाम और यहाँ पर मराठा थे इनको हटा दिया, इसने डिटेच कर दिया हैदर अली से। और टीपू यहाँ पर मैसूर के अंदर लड़ ही रहा था। अब इसके बाद 3 बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुए और इस युद्ध के अंदर हैदर अली को हरा दिया गया। देखिए जी, पहला युद्ध कौन सा, जो वेलोर की घेराबंदी करी थी इन्होंने, 1780 से लेकर 82 तक चला, इसके हटानी पड़ गई ये 1782 के अंदर। उसके बाद जो सेकंड बैटल ऑफ पोलीलूर था, फर्स्ट बैटल सेकंड बैटल ऑफ पोलीलूर था जी, जिसके अंदर 27 अगस्त 1781 के अंदर इस युद्ध के माना जाता है कि इस युद्ध के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से हैदर अली को हरा दिया अंग्रेजों ने। उसके बाद अगले महीने 1 महीने बाद सितंबर 1781 के अंदर 1781 के अंदर बैटल ऑफ सोलीलिंगर के अंदर भी बहुत ही बुरी तरीके से अंग्रेजों ने हैदर अली को हरा दिया। जो सेकंड बैटल ऑफ पोलीलूर इसके अंदर माना जाता है कि हैदर अली जीता था। पर देखिए जी, कई सारे विद्वानों का माना जाता है कि बस जीतना ऐसे नहीं होता, जीतने का होता है कि आपको जीतना होता है। ब्रिटिश ने क्लेम कर दिया कि ये हम ही जीते, क्योंकि इसके अंदर हैदर अली को इतनी बुरी क्षति पहुंचाई थी जी, इतनी बुरी क्षति कि मान ही नहीं सकता इंसान कि ये आदमी जीता कैसे। माने इसको ऊंची दुकान फीके पकवान वाला काम हो गया है, तो कि जीता ही नहीं। तो इसलिए इसको हम लोस्ट ही बताते हैं कि तीनों बैटल में हैदर अली हार गया था। अब आगे जाके हैदर अली 7 दिसंबर 1782 के अंदर हैदर अली की डेथ हो जाती है जी। हैदर अली की डेथ पोर्टोनोवा में होती है। पोर्टोनोवा आज के समय में तमिलनाडु के अंदर है। हैदर अली की डेथ का कारण होता है जी कैंसर। अब देखिए जी, हमें अगर आपको हम कोई इस वीडियो को देख रहा है जिसको कैंसर, तो चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक ही होएगा। हम समझते हैं हमारे परिवार के अंदर किसी को कैंसर है, हमें आपसे हमदर्द नहीं, हम आपको चाहते आप स्ट्रॉन्ग रहे। आपकी ज़रूरत सबको है इस दुनिया में। ये आप अगर आपको कोई बोले ना जी कि हम ज़रूर आपको बोल रहे हैं ये बात, क्योंकि ये बात सच है। और आपको किसी और से ज़्यादा ज़रूरत इस दुनिया में सिर्फ आपको आपकी है। तो अपने आप से प्रेम करें बस, और सब कुछ ठीक होएगा। आखिर में ये युद्ध यहाँ पर खत्म नहीं हुआ जी, अभी आगे हो रहे। जो 1761 के अंदर जो राजा बैठा था, जो कि वास्तविक रूलर भी, जो सिर्फ एक वास्तविक क्या कहते हैं रूलर है, असली राजा अभी भी वोडिया डायनेस्टी ही है। मगर ये जो हैदर अली है, इसकी डेथ हो जाती है 7 दिसंबर 1782 के अंदर। अब इसके बाद ही इसका बेटा है जो कि टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान है, सुल्तान टीपू नहीं बोला जाता है इसको। अब आप समझिए, ये जब 7 दिसंबर 1782 के अंदर डेथ हो जाती है, तो 10 दिसंबर 1782 के अंदर टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठ जाता है, मैसूर की गद्दी पर। अब टीपू सुल्तान के बारे में हम आपको बताएं। देखिए जो टीपू के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो टीपू सुल्तान है, देखिए जी बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल राजा रहा है वैसे तो, पर हम अगर माना जाए तो हम इसकी काफ़ी बुराइयां आपको बता सकते हैं। मगर देखिए जी, हमारा जो पर्सनल मानना है कि ये सारा राजनीतिक प्रोपोगेंडा लगता है हमें बहुत ज़्यादा देखने पर, इसलिए हम आपको उस बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। ज़्यादातर अगर आपको पढ़ना है तो आपको वही पढ़ना चाहिए जो विद्वान कहते हैं। किसी राजनीतिक प्रोपोगेंडा में फंसने से अच्छी चीज़ वही भला माने हम उसको। अब टीपू जो सुल्तान, देखिए टीपू सुल्तान बहुत ही लिबरल टाइप का आदमी माना जाता है जी। टीपू सुल्तान डेमोक्रेसी का भी बहुत बड़ा फैन है जी। टीपू राम नाम की अंगूठी हमेशा अपने हाथ में पहनता था। टीपू ने माना जाता है जी कुर्ग नायरों के ऊपर, जो कि हिंदू थे उस समय पर, कर्नाटक टाइम पर, आज भी है, मगर उस समय पर बहुत कोल्ड ब्लड के अंदर जो वर्ड यूज़ किया जाता है, बहुत ही बुरा मारा था। मगर सिर्फ यही नहीं था जी, सिर्फ उसने माना जाता है सिर्फ हिंदुओं को नहीं, उसने कई सारे मुसलमानों को भी मारा था जी इस तरीके से, जिसमें से आज आप माने तो कि उसका कारण था जी, इसको इन सब की ये सारी दुश्मनियों का कारण था। आपको यहाँ पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं समझना है, आपको समझना है कि जो टीपू के सबसे बड़े दुश्मन थे जी वो थे मराठा, और दूसरी तरफ जो टीपू के सबसे बड़े दुश्मन थे जी ये इंग्लिश ब्रिटिशर्स।
टीपू को ये बात साफ साफ पता थी कि मराठे क्या थे, हिंदू थे, और जो ये ब्रिटिशर्स थे ये थे क्या क्रिश्चियन थे। तो इसकी वजह से इनकी बहुत बड़ी ये टीपू ने मंदिरों के लिए काफी पैसे दिए, टीपू ने बहुत बड़ा मंदिर भी बनवाया। हम माने तो ये टीपू ने जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की मैसूर के अंदर कर्नाटक के अंदर स्टेब्लिश हुई थी, मैसूर किंगडम के अंदर, तो टीपू ने लगभग माना जाता है जी 500 से ज्यादा रॉकेटों देकर और उस दिन शुरुआत करेगी जैकोबिन क्लब की। जैकोबिन क्लब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर एक बहुत लिबरल क्लब था जी। उसके खुद नेपोलियन बोनापार्ट भी था, इसलिए टीपू ने अपने आप को सिटीजन बुलाया था जी, नागरिक बुलाता है टीपू। वैसे सिटीजन ही कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजों का शब्द है इसके अंदर। और ये जो आपको यहाँ पर विलियम वैली के अंदर जब इसने इसको इतना बुरा हराया था जी, इस समय माना जाता है लगभग 500 रॉकेट टीपू ने चलाए थे जी इस युद्ध के अंदर, जिसके अंदर अंग्रेजों को पता ही नहीं पड़ रही थी किधर से आ रहे हैं ये रॉकेट, कहाँ से आ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। तो ये हम आपको टीपू के बारे में बता चुके हैं। टीपू काफी लिबरल माना, ये डेमोक्रेसी का फैन भी था टीपू। टीपू का पत्र व्यवहार चलता था जी नेपोलियन बोनापार्ट से, नेपोलियन का बहुत खास दोस्त था। टीपू एक काफी अच्छा जनरल कमांडर, ये कमांडर रहा है जी ये। और ये अब इसके बारे में अगर आपको पता है जी कि टीपू, अगर माना जाए कि टीपू को स्वतंत्रता सेनानी के टाइम पे कई बार पूछ लिया जाता है कि इंडियन फ्रीडम फाइटर कैसे है, तो देखिए हमारा पर्सन माना कि इंडियन फ्रीडम फाइटर नहीं था जी ऐसे तो ये, पर ये टीपू पहला इंसान था जिसको ब्रिटिशर्स की ये सारी कूटनीतियाँ समझ में आने लग गई थी, और उसको समझ में आ चुका था कि जो सबसे बड़ा खतरा है खुद की जमीन के लिए, जो कि टीपू के लिए तो मैसूर किंगडम था उस समय भारत का, ऐसे कोई नहीं था, सारी अलग अलग रियासतें थी काफ़ी सारी। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इन सबको मिलाकर एक करा था, जो कि पहले से ही थी मगर संभाल कर और एक करने में, एकीकरण में, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। टीपू अपनी जमीन के लिए लड़ रहा था जो कि थी मैसूर किंगडम, तो इसलिए हम फ्रीडम फाइटर के रूप में अगर इसको मानना चाहे तो मान लीजिए, वरना वैसे तो वैसे नहीं था टीपू। टीपू अपने उसके लिए लड़ रहा था, इसलिए हम इसको स्वतंत्रता सेनानी बोलना तो जी बहुत बड़ा शब्द हो जाता है, पर बहुत ही खतरनाक कमांडर जरूर बोल सकते हैं टीपू को। इसके बाद 10 दिसंबर 1782 के अंदर जब टीपू गद्दी पर बैठ जाता है, इसके बाद भी ये युद्ध चलता रहता है कुछ समय तक। आप माने कि ब्रिटिशर्स और टीपू और ब्रिटिशर्स ही लड़ रहे हैं एक दूसरे। जब टीपू सुल्तान बन चुका है तो 1.5 साल तक ये युद्ध चलता है जी, और इसके युद्ध का कुछ परिणाम नहीं निकलता। आखिर में जाकर ये मंगलोर के अंदर एक संधि होती है जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ मंगलोर। ये होती है 11 मार्च 1784 के दिन। इसके अंदर क्या रखा जाता है, ये एक पीस ट्रीटी होती है, शांति समझौता मान लीजिए आप इसको, शांति समझौता संधि होती है इनकी, शांति समझौता हो जाता है जी दोनों के बीच में, और दोनों को अपनी अपनी जो भी टेरिटरीज इन दोनों ने कैप्चर करी है इस पूरे युद्ध के अंदर, एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर 1780 से लेकर 84 तक चला जो। इसके अंदर जो भी इन्होंने जीता है एक दूसरे को वो म्यूचुअली वापस दे देंगे। म्यूचुअली का जैसे फेसबुक के अंदर होता है म्यूचुअल फ्रेंड्स, दोनों के फ्रेंड, उसी तरीके से म्यूचुअल टेरिटरी जो दोनों ने एक दूसरे की टेरिटरी जीती जी, ये वापस दे देते हैं एक दूसरे को। ये इस संधि के साथ सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हो जाता है। दूध का जलाबी छाछ फूक फूक कर पीता है, पर हमारे श्रीमान टीपू सुल्तान जी इस कैटेगरी के आदमी नहीं है। वहां पर टीपू बेचता है, और 1798 के अंदर टीपू नेपोलियन बोनापार्ट को भी बेच देता है, जो कि उस समय पर इजिप्ट के अंदर होता है। ड्रोन लेकर घूम रहे और फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं कि हमारे यहाँ शादी हो रही है, क्या काम करता है यहाँ पर, रॉकेट वगैरह फोड़ के टीपू के ऊपर चार्जशीट दायर कर देता है। चार्जशीट का होता है जी आरोप पत्र, जैसे कि पुलिस दायर करती है चार्जशीट, उसी तरीके से टीपू पर लॉर्ड वेलेस्ली भी देता है। इसके अंदर तीसरे युद्ध का कारण बता दें जी हम आपको। 1790 के समय पर टीपू के अपने पास ही पड़ोसी राज्य त्रावणकोर से बहुत ही तगड़ी दुश्मनी रहती है। त्रावणकोर का उस समय पर राजा होता है धर्मराज। अब धर्मराज टीपू बहुत ही ज्यादा खतरनाक कमांडर है, हमने आपको बता दिया। अब धर्मराज टीपू सुल्तान से बचने के लिए, क्योंकि टीपू उसको धमकियां देता रहता है, तो टीपू से धर्मराज से बचने के लिए त्रावणकोर और मैसूर किंगडम के बीच में एक दीवार की बनाने की शुरुआत कर देता है। जिस दीवार को कहते हैं नन्नेदम कोट्टा या फिर त्रावणकोर लाइन्स भी कहते हैं इसको आज के टाइम पर। उसी क्या करता है कि दीवार बनाने की जो शुरुआत कर देता है कि अब मैसूर किंगडम और बहुत बड़ा फोर्टिफिकेशन शुरू कर देता है कि अब ये दोनों क्या, जैसे कि चीन की दीवार है चाइना में जो कि मंगोलों के अटैक करने से बचाने के लिए बनाई गई थी, मगर उसका भी कोई यूज नहीं हुआ, तो वो विफल हो गई थी बाद में जाकर। उसी तरीके से नेदम कोटा भी विफल हो गई थी, पूरा नहीं बना। अब इसके लिए इसने क्या करा, धर्मराज ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी से कोच्चि के अंदर 2 पोर्ट खरीद लिए जी। अब एक पोर्ट आते थे कन्नौर और जलकोटल, ये दोनों पोर्ट का नाम था। पोर्ट का मतलब बंदरगाह। अभी डच ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीद तो लिया, अब इसके अंदर का कोच्चि के अंदर जब खरीदा तो अभी जो फोर्टिफिकेशन का काम चल रहा था खरीदने के बाद, तो कोच्चि तक पहुंच चुका था। उसके बाद मैसूर बहुत पास में पड़ता था। अगर इसका कोच्चि का आज का जो बहुत सारा पार्ट उस समय टीपू के अंडर भी हुआ करता था, तो ये फोर्टिफिकेशन करता करता धर्मराज टीपू के कोच्चि वाले पार्ट के अंदर और घुस गया था। अब इसके चलते टीपू बहुत ही गुस्सा भड़क गया था टीपू। इसी के चलते टीपू ने अप्रैल 1790 के अंदर एक और बैटल छेड़ दी जी, और यही था 3rd बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर का आगाज, जो अप्रैल 1790
के अंदर ये जो युद्ध शुरू होता है, इसको युद्ध लड़ने वाले होते हैं त्रावणकोर का राजा धर्मराज, और इसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं इंग्लिश, ये अंग्रेज। इन अंग्रेजों को कुछ भी नहीं दिखता है ये उस समय पर। इनकी देखिए जी कंपनी की पोजीशन बहुत खराब थी, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल गटर से भी नीचे जा चुकी थी, और ये पहुंचते हैं त्रावणकोर की मदद करने के लिए। एक ही चीज़ थी, इसलिए सेना बनाते रहते थे लड़ने के लिए। तो ये क्या इसकी मदद करने पहुंच गए थे। और दूसरी चीज अपॉर्चुनिटी, मैसूर किंगडम को जो हमने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर बताया था, कैप्चर नहीं कर पा रहे थे, तो ये दोबारा पहुंच गए अपने एक और अवसर को लेकर, और ये इन्होंने अटैक करा टीपू सुल्तान पर। और इस जो आर्मी को लीड करने वाला था वो था जनरल मेडोज। टीपू सुल्तान से लड़े, इतना भयानक युद्ध हुआ ये, इतना भयानक युद्ध हुआ कि टीपू तो मानो जीत ही गया युद्ध को। इस युद्ध के अंदर टीपू इतने रॉकेट छोड़ता है इनकी तरफ कि इनको सुध भी नहीं पड़ता दोबारा किधर भागना है किधर नहीं भाग। जनरल मेडोज हार जाता है और त्रावणकोर भी हार जाता है इसके अंदर। मगर अब ये जो हार है ये सहन नहीं होती जो कि गवर्नर जनरल होता है उसको, ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1773 के अंदर जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके बाद गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया जाता है। तो सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, इसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये देखिए जी इंपीरियलिस्ट टाइप का आदमी था, ये साम्यवादी टाइप का था। जहाँ भी आता इसको हर जगह अपना ही राज्य दिखता था, मतलब सपने में भी देखता था इसको अपना ही अपना राज्य दिखता था, ये पूरे दुनिया में इसको ब्रिटेन का नक्शा दिखता था। इस टाइप का आदमी मान लीजिए आप इसको। ये अपनी उसको इससे नहीं होती, लार्ज आर्मी लेके तमिलनाडु की तरफ से शुरू करता है। मद्रास सेंट जॉर्ज जो वहाँ का प्रेसिडेंसी है, जिसको मद्रास प्रेसिडेंसी कहते हैं, उधर से शुरू करता है ये अंबूर के अंदर, और इसका टारगेट रहता है सेरिंगपट्टनम, क्योंकि सेरिंगपट्टनम में ये टीपू का कैपिटल है, टीपू की राजधानी है। तो ये घुसता घुसता अंबूर जो कर्नाटक के अंदर है, वेल्लोर जो कर्नाटक के अंदर है, और बेंगलोर जो कि मार्च 1791 के अंदर इन तीनों जगहों को कैप्चर कर लेता है, जो कि टीपू का मैसूर किंगडम होता है। अब इसका अगला टारगेट रहता है सेरिंगपट्टनम, और टीपू इस समय पर बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो जाता है। टीपू देखता है कि अब इसको कैसे रोका जाए, तो टीपू कोयम्बटूर के अंदर ब्रिटिश आर्मी पर अटैक कर देता है। कोयम्बटूर भी तमिलनाडु के अंदर है, और इसी के चलते जो सेरिंगपट्टनम पे इनका अटैक होने वाला था, जो कि पहला अटैक था, इसके अंदर ब्रिटिश आर्मी हार जाती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके अंदर हार जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस खुद भी एक सोल्जर था। लॉर्ड कॉर्नवालिस हार जाता है। अब इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस अगला तरीका देखता है कि इसको कैसे हराया जाए सेरिंगपट्टनम के अंदर। तो ये एक और अटैक प्लान करता है। उस अटैक के अंदर एक प्लान में रखता है कि निजाम और मराठा इन दोनों को मिला लेता है अपने साथ। इसको मानिए कि अभी सट्टेबाजी चल रही है इस युद्ध के अंदर। ये युद्ध को सट्टा युद्ध ही बोल दीजिए आप, क्योंकि इसके अंदर आप देखिए जी मराठा आपको जहाँ ज़्यादा टेरिटरी मिल रही वहाँ जाएंगे, निजाम भी ऐसे कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। तो ये बिल्कुल बच्चे सट्टा सब नहीं समझे तो आप समझ लीजिए कि तीन बच्चों के बीच में खिलौने की लड़ाई हो रही है, इस तरीके से आप समझ लीजिए इस बात को। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस और ये क्या कहते हैं इसको, निजाम और मराठा इसके अंदर मिलकर अटैक करते हैं दोबारा टीपू सुल्तान के ऊपर सेरिंगपट्टनम में, जो कि राजधानी है टीपू की, मैसूर किंगडम। बेंगलोर आज के टाइम पर सिलिकॉन वैली जो कि बहुत बड़ा है, मगर उस समय पर टीपू की राजधानी है सेरिंगपट्टनम। और सेरिंगपट्टनम के जो कि मैसूर के पास में ही पड़ता है जी, इसके अंदर टीपू सुल्तान हार जाता है और सेरिंगपट्टनम में दूसरा अटैक सफल हो जाता है। इसी के चलते टीपू सुल्तान को एक संधि करनी पड़ती है, इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, जो कि 18 मार्च 1792 के अंदर होती है। फुल स्टॉप लग जाता है इसके अंदर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर। अब इसके अंदर समझिए, इसके अंदर जब ये जीतते हैं तीनों के तीनों, तो ये इतनी भारी तरीके से टेरिटरी ले लेते हैं, ये इतना टुकड़ा बांट लेते हैं कि लगभग आधा मैसूर खत्म हो जाता है इसके अंदर ही। ये टीपू हार जाता है। संधि के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन रखी जाती है। इसके अंदर रखा जाता है कि ब्रिटिश कंडीशन रहती है कि आपको हमारे साथ, हमने जितना भी युद्ध के अंदर खर्चा करा है, आपको उसको हमें दोबारा लौटाना पड़ेगा। जो कि युद्ध की क्षति पूर्ति हुई है हमें वापस पूरी करिए। इसका खर्चा देते हैं ये कि बिल दे दो ये कि कितना बिल है, तो ये देते हैं 3 करोड़। अब टीपू की 3 करोड़ तो नहीं होती टीपू के बाद। टीपू कहता है कि आप 150 करोड़ बिल, 1.5 करोड़ बिल ले लीजिए। तो टीपू 1.5 करोड़ ऑन द स्पॉट देता है, और बाकी के 1.5 करोड़ के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस टीपू के 2 बच्चों को बंदी बना लेता है, होस्टेज बना लेता है, और टीपू धीरे धीरे करके 1.5 करोड़ दे देता है। उसके साथ ही बच्चे छूट जाते हैं, मगर ये युद्ध इस समय खत्म हो जाता है। और अब हम आपको बताते हैं कौन से ये इसके अंदर कितना पार्ट, आधा पार्ट जो कि मैसूर खत्म हो चुका था वो कहाँ से खत्म हो चुका था, और कौन कौन से टेरिटरी को मराठे और निजाम और ब्रिटेन बांट लेते हैं। जी दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है, पर हमारे श्रीमान टीपू सुल्तान जी इस कैटेगरी के आदमी नहीं है। इनके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, और 1792 के बाद अपनी सारी शर्तें जब पूरी कर देते हैं, उसके बाद 1792 से लेकर 1799 तक डेलीगेशन बेचना शुरू कर देते हैं, जो कि डेलीगेशन होता है दूध, अपने दूध बेचना शुरू कर देते हैं। देखिए जी कहाँ बेचते हैं अपने दूधों को, और ताकि ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल ये वर्ल्ड लेवल पर पहुंच जाए ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ ये बातें, और सारे के सारे मिलकर
एक आर्मी बनाकर किस पर अटैक कर दे, ब्रिटिश इंडिया कंपनी पर अटैक कर दे, जो कि विदेश विदेश तक टीपू के दोस्त बैठा करते थे जी। एक ग्रेट जनरल कमांडर के जो दोस्त हमेशा विदेशों तक ही पाएंगे आपको। नमन करते हैं जी विपिन रावत जी। तो इनके बहुत दूर दूर तक इनके अच्छे अच्छे रिलेशन रहे हैं इनकी वजह से। टीपू के बारे में बात करें, इसने अफगानिस्तान में जवान शाह दुर्रानी को भेजा, एक अपना दूत, और ये कि मित्र पत्र व्यवहार करते थे इन सबसे। टीपू सुल्तान सबसे पत्र व्यवहार करता था और इन सबको एक करने की जब टाइम आएगा अटैक कर देंगे। मगर अभी आप समझिए, ये अभी आपको बता दें, अफगानिस्तान में जमान शाह दुर्रानी कौन है? अहमद शाह अब्दाली या फिर अहमद शाह दुर्रानी, जो कि दुर्रानी पानीपत के युद्ध के अंदर जो 1761 के अंदर अटैक करता है, उसका पोता है ये जमान शाह दुर्रानी। अरेबिया के अंदर जो कि अरब देश है, वहाँ पर टीपू अपने दूतों को भेजता है। मॉरिशस जो कि फ्रांस का द्वीप है हिंद महासागर के अंदर, वहाँ भी टीपू अपने डेलीगेशंस को भेजता है। वर्साइलिस जो कि फ्रांस के अंदर है, वहाँ पर टीपू भेजता है। और 1798 के अंदर टीपू नेपोलियन बोनापार्ट को भी भेज देता है, जो कि उस समय पर इजिप्ट के अंदर होता है। उस समय पर नेपोलियन बोनापार्ट इजिप्ट में क्या कर रहा है? इजिप्ट में नेपोलियन बोनापार्ट अपना एक्सपीडिशन कंप्लीट कर चुका है और वो मतलब कि आक्रमण करता है उस समय पर नेपोलियन बोनापार्ट इजिप्ट के अंदर। और इजिप्ट के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट अब वहाँ पर ही होता है, वहाँ से टीपू भेजता है डेलीगेशन। नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कि ठीक है, तैयार है हम। तो वहाँ से नेपोलियन बोनापार्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अटैक करेगा। मगर आप समझिए, ये जो अटैक करेगा इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जो कि ये कि अटैक ही नहीं कर पाएगा जब तक टीपू जिंदा रहेगा उसके पहले। ये उसके बाद क्या करता है टीपू, जब ये सब काम हो जाते हैं 17 अप्रैल 1796 के अंदर, जो कि एक ओरिजिनल किंग है वास्तविक, मतलब कि वैसे तो राज सुल्तान कौन है हमारे सामने? टीपू बैठा हुआ है, मगर हमने बताया कि वोडिया डायनेस्टी अभी भी रूलिंग वही है। लोगों के सामने अभी तक वोडिया डायनेस्टी का ही राज बताते हैं मैसूर किंगडम के अंदर, मगर असल में बैठा कौन है, चला कौन रहा है? टीपू सुल्तान। तो ये जो काम राज वोडियार 9th या फिर 9वां वोडिया डायनेस्टी का जो ये शासक था, ये इसकी डेथ हो जाती है। ये कौन था? कृष्णराज द्वितीय का बेटा था ये, जो कि 17 अप्रैल 1796 के अंदर इसकी डेथ जाती है। तो टीपू से कहा जाता है कि आप अब अगला बिठा दीजिए कि अगले वोडिया शासक को। टीपू साफ मना कर देता है जी। देखिए जी, इस समय पर टीपू एक बहुत बड़ी गलती है। हमें विद्वानों के द्वारा बताया कि टीपू के इस समय पर ये थोड़ी सी क्या है, टीपू थोड़ा सा गुस्सेला आदमी थोड़ा ज़्यादा था और ये थोड़ा सा ईगो भी ज़्यादा ही था, इसलिए इसके यहाँ पर प्रतिशोध की ज्वाला भी इसमें अंदर जली। और सही बात है, लड़ना भी चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान का ठेस पहुंच चुकी थी इस समय तक टीपू के बहुत ही बुरे तरीके से। खुद के घर के अंदर आकर कूट के चला जाना है, कौन सी बात हुई जी? किसी का भी आत्मसम्मान ठेस पहुंच सकता है उस समय पर। जो ये ऐसी छवि बताई गई, इसके अंदर क्या होता है कि टीपू ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। और ये उस समय पर क्या है, इनकी कंडीशन तो पटनम के समय बहुत बुरी हालत कर चुके हैं जी टीपू की। ये अब आप समझिए, यहाँ पर ये टीपू बिठाने को मना कर देता है। ये दूसरा कारण। इस समय पर क्या, लॉर्ड विलिस्ली जो कि 4th गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ये भी एक इम्पेरियलिस्ट है जो कि साम्यवादी। इसको भी आंखें बंद करने के बाद पूरे दुनिया पर ब्रिटेन का एजेंडा दिखाई में देता है। इसको क्या होता है, ये टीपू की जो दोस्ती है फ्रेंच के साथ नोटिस कर लेता है कि अरे टीपू इतना क्या होता है, ये फ्रेंचों से कैसे मिलता चलता है इतना ज़्यादा। अब समझिए, कोई ऐसे नहीं नोटिस करता है, इसका भी कारण होता है। जब 1798 के अंदर मैसूर के अंदर, जब मैसूर किंगडम के अंदर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जैकोबिन क्लब की स्थापना करती है, तो उसके अंदर हमारे टीपू भैया 500 रॉकेटों को लेकर पूरे के पूरे रॉकेट उड़ा देते हैं। 500 रॉकेट से उद्घाटन करते हैं टीपू जी। और अंग्रेजों से डर जाते हैं, ये क्या होगा, कहाँ पर अटैक हो रहा है, कहाँ पर अटैक हो रहा है। तो फिर 500 रॉकेट उस समय पर, आप समझिए। तो फिर उसके वो डर जाते हैं, उस समय पर समझ जाते हैं यार ये क्या बात हुई, टीपू कहाँ पर है ऐसा। तो ये फ्रेंच के नोटिस नहीं करेगा जी। आप ये तो ये माने कि पूरे मोहल्ले ड्रम लेके घूम रहे हो, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ शादी हो रही है, क्या काम करता है यहाँ पर रॉकेट वगैरह फोड़ के। उसके बाद जो लॉर्ड विलिस्ली टीपू के ऊपर चार्जशीट दायर कर देता है। चार्जशीट का होता है जी आरोप पत्र, जैसे कि पुलिस दायर करती है चार्जशीट, उसी तरीके से टीपू पर लॉर्ड विलिस्ली भी देता है। इसके अंदर आरोप पत्र के अंदर आपको बहुत सारे आरोप गिना दिए जाते हैं और उसके अंदर टीपू अपने सारे आरोप देखकर चौंक जाता है, ये आरोप इनको तो पता है। तो टीपू एक जवाब देता है कि जो कि लॉर्ड विलिस्ली को पसंद नहीं आता है, क्योंकि बहुत ही अनसेटिस्फाइड जवाब होता है। और उस समय पर सब्सिडरी अलायंस भी शुरू हो जाती है। जो टीपू जो सब्सिडरी अलायंस 1798 के अंदर शुरू होती है, टीपू उसको भी डिनाई कर देता है। डिनाई का मतलब मना कर देता है कि हम इसको मानते नहीं। और यही कारण बने टीपू के आगे जाकर 4th एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर। और इसके साथ ही आगाज हो जाता है 4th एंग्लो मैसूर वॉर का। इस वॉर के अंदर लड़ने वाले होते हैं इंग्लिश जो कि अंग्रेज, निजाम ऑफ हैदराबाद। अब निजाम ऑफ हैदराबाद भी यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए जिसके साथ सब्सिडरी अलायंस हो रखी है इनकी अंग्रेजों की, जो कि सबसे पहला किंगडम माना जाता है इस सब्सिडरी अलायंस को साइन करने वाला। सब्सिडरी अलायंस का मतलब सहायक संधि। सहायक संधि के अंदर होता है कि आपके
जो भी ब्रिटिशर्स क्या करा करते थे अपने जो कि स्पेशल ट्रेंड है, क्योंकि यूरोपियन क्या बोलते हैं ट्रेंड थे, तभी तो और पा रहे हैं इतने सारे किंगडमों को। तो ये अपने सोल्जरों को, राजाओं को दे देते थे कुछ, और उसके अंदर क्या करते हैं, अब जो सोल्जर वगैरह उनके सबका खर्चा, उनका खाना पानी खुद, और उसके किंगडम के अंदर रहेंगे, और ये सब चीज़ें खुद वही देखेगा राजा। उस तरीके से नवाब को दे दिया। तो फर्स्ट सब्सिडी अलायंस साइन करने वाला ये था। हमने बताया था कि इसके अंदर ये अभी तो कर रहे हैं जी। अब जब आपके पीछे सांप आपके घर में छोड़ दिया जाए कि तो रक्षा करेगा तो खुद को भी काट सकता है जी, उस तरीके की स्थिति थी। मराठों से इन्होंने क्या करा कि प्रॉमिस कर लिया कि अब आपको जब जीतेंगे तो मैसूर की जो आधा मैसूर है वो आप रख लेना, इस तरीके का प्रॉमिस कर लेते हैं जी। मगर आगे जाकर हम आपको बताएंगे क्या होगा। इसी के साथ ये युद्ध शुरू होता है 5 अप्रैल 1799 के अंदर। युद्ध इसको कहते हैं सीज ऑफ सेरिंगपट्टनम की घेराबंदी। 5 अप्रैल 1799 के अंदर घेराबंदी शुरू हो जाती है। उसके बाद जब युद्ध शुरू होने में भी टाइम है, 17 मई के अंदर जब ये घेराबंदी कर लेते हैं, फिर उसके बाद युद्ध शुरू होता है 17 मई 1799 से लेके 4 मई 1799। मतलब जो 17 अप्रैल को ये जो युद्ध शुरू हुआ ये केवल 17 दिन चलता है। इस युद्ध के अंदर टीपू लड़ता है, बहादुरी से लड़ता है टीपू, क्योंकि देखिए टीपू कोई भाग के लड़ने वाला में से नहीं था। टीपू फेस करता है उसको, और टीपू को भी बताते हैं टीपू के साथ क्या हुआ। टीपू लड़ता है, और टीपू इस युद्ध के अंदर अंग्रेजों से 2 बार हारता है, 2 जनरलों से हारता है। पहला जनरल स्टुअर्ट और दूसरा जनरल जॉर्ज हैरिस। जनरल जॉर्ज हैरिस के बारे में बता देते हैं आपको। ये मद्रास आर्मी के अंदर कमांडर इन चीफ था। ये वहाँ का सिप सलार मान लीजिए, सेनापति मान लीजिए आप। ये वहाँ का सिप सलार क्या मान लीजिए, वो था ही सही है, कमांडर इन चीफ था ये मद्रास आर्मी का, जनरल जॉर्ज हैरिस। ये दोनों इसको 2 बार हरा देते हैं। और इसके साथ ही क्या होता है जी कि 4 मई 1799 के अंदर टीपू की डेथ हो जाती है। और इसके पीछे एक कहानी, हम आपको भी कहानी भी थोड़ी देर के अंदर बताते हैं क्या कहानी हुई। ये टीपू की डेथ हो जाती है, और इसी के साथ ये मैसूर किंगडम के अंदर टीपू और हैदर अली का काम खत्म हो जाता है। इसी के साथ फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जी, सबसे इम्पोर्टेंट संधि, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट संधि है, वो होती है, इस संधि को कहते हैं जो उठाओ वो तुम्हारा संधि। इस तरह की कोई संधि नहीं होती है। ये क्या करते हैं इस समय पर अंग्रेज, जो उठाओ वो तुम्हारा संधि के अंतर्गत ये क्या करते हैं जी, मैसूर किंगडम के अंदर टीपू के जितने भी तलवारें हैं, जितने भी पूरा खजाना, सब कुछ जो भी उसकी चीज़ें थी, ये सब कुछ उठाते हैं और यहाँ से उठाकर ब्रिटेन में ले जाते हैं। इसके अंदर देखिए जी काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि ये टीपू ये इन्होंने पता है क्या करा उसके बाद, जब तक अभी तो ले गई है और अभी ये उन चीज़ों को वापस बेच रहे हैं वहाँ पर। अभी हमने देखा कि इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल के नीलामी करा रहे हैं टीपू के उसके तख्त की, जिस पर टीपू बैठा करता था। अभी हमने रिसेंटली देखा, और उसके अंदर क्या, अभी इसके अंदर क्या कहता है, टीपू की 4 तलवारें, टीपू की अंगूठी जिस पर राम लिखा हुआ था, टीपू एक अंगूठी पहना जिस पर राम लिखा हुआ था, राम नाम की अंगूठी टीपू पहना करता था, वो अंगूठी भी, टीपू के कई सारे सोने जवाहरात, टीपू की गद्दी, और टीपू का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलौना जिसके अंदर दिखाते हैं कि टीपू को शेर मैसूर कहते हैं टीपू को, क्योंकि ये एक बार क्या हुआ, फ्रेंच इसके दोस्त के साथ शिकार करने गया था, वहाँ पर इसको शेर मिल गया, टीपू शेर से लड़ जाता है उस फ्रेंच के सामने और जीत जाता है, इसलिए इसको टीपू को शेर ए मैसूर कहते हैं जी। एक टीपू का बहुत ही फेमस खिलौना है जी, ये अभी आज भी ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। इस खिलौने के अंदर ये जब भी चालू करता है तो यूँ करके शेर खाता है, और उसमें देखें आप समझते हैं सब, ये सब कुछ ब्रिटिश वहाँ पर रखा हुआ है। इनका कहना है ब्रिटिशर्स का कि ये हम पूरे दुनिया की विरासत को बचा रहे हैं। ये देखिए इजिप्ट वगैरह सब कुछ, ये सबकी विरासतों को यही बचाने का ठेका ले रखा है इन्होंने। ऐसा बुराई की बात नहीं, पर ये क्यों बचा रहे हैं? ये टीपू तो हमारे देश में, हम समझेंगे उससे ज़्यादा, तो वहाँ का कोई ऐसा क्या समझेगा उसके बारे में, टीपू क्या जानेगा वो, हम हमारे घर का आदमी हम देख लेंगे। तो फिर भी तो ये देखिए जी बहुत जरूरी चीज़ है कि उनको ये सब चीज़ें वापस की, अब बताए क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को नीलामी करा रहे हैं, वो खुद के देश की इकोनॉमी, यहाँ ये है विरासत, इकोनॉमी ऐसी विरासत होती है। टीपू की तलवारें भी काफ़ी ज़्यादा बेशकीमती जी, क्योंकि उनकी डिजाइन इतनी गजब की हुआ करती थी। अब देखिए ये एक गीजा का पिरामिड, पूरे दुनिया में ब्रिटिशर्स ने राज करा, ब्रिटिश एम्पायर ने, मगर सिर्फ एक चीज़ है जो ये लेकर ना जा पाए, ये था गीजा का पिरामिड। अगर इनकी जमती तो ये भी इसको उठाकर और वहाँ पर फिट कर ले, मगर इसका एक पत्थर ही 1 टन से ज़्यादा माना जाता है, कहाँ से उठाकर लेकर जा। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसको ब्रिटिशर्स चुरा ना पाए दुनिया से, या फिर इसके निर्धारित पुराने स्थान से। के साथ एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हो चुका है। इसके बाद क्या हुआ इसके बाद इसके अंदर जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने बहुत सारी टेरिटरी जो बची पूरी मैसूर वो इन्होंने अपने दोबारा बांट ली। इसके अंदर मराठा, निजाम और ये अंग्रेजों ने बहुत सारी टेरिटरी ले ली। हमने खास बात बताई, इसके अंदर इन्होंने पोर्ट ली, क्योंकि ये देखे पोर्ट का बंदरगाह, क्योंकि इनको वहाँ से अपने सामान यहाँ उठाने थे और वहाँ पर जाकर इस कच्चे माल को वहाँ पर जाकर सामान बनाते थे ये वहाँ पर। और उसके बाद तो ये इन्होंने इसलिए पूरे का पूरा मालाबार कोस्ट को तो अपने अंडर ही कर लिया इन्होंने। मालाबार कोस्ट का मतलब और कर्नाटक का और
इंडियन ओशन के बीच का पूरा एरिया। उसके बाद जो निजाम थे, निजाम को भी इसने कुछ ना कुछ पार्ट दे दिया। अभी हम उसके बाद दिखा देंगे आपको और कब कौन सा पार्ट कहाँ गया। मराठों से इसने आदि जो करी गई थी ये प्रॉमिस इनका टूट जाता है जी। ये क्या करते हैं, ये इनको जो आदि के नाम पर कुछ 2-3 जैसे कि हरपोन नली क्या कुछ जगहों को देकर इनको काम खत्म करने की कोशिश करता है जी। मगर मराठे भी हमारे काफ़ी वीर रहे हैं उस समय हमेशा से, तो इनकी भी क्या ये जैसे कैसे काम हो जाएगा, तो मराठे साफ साफ मना करते हैं कि ये चीज़ हम नहीं लेने वाले। तो ये आदि जो टेरिटरी का बहाना देकर ये मराठों को लड़वा देते हैं, ये उनको नहीं देते और मराठे जो मिलता है उसको भी नहीं लेते। तो इस तरीके से ये प्रॉमिस टूट जाए। इसके बाद मैसूर किंगडम का क्या हुआ। मैसूर किंगडम के अंदर जो कृष्णराज वोडियार का पोता, मतलब जो कामराज का बेटा, कामराज वोडियार 9th का, वो होता है कृष्णराज चिक्का तृतीय। जब वो कामराज की मृत्यु हुई थी, देखिए उस समय एक और कारण था। उस समय पर जो इनकी आयु थी 1796 के अंदर, उस समय इनकी आयु से लगभग 2 वर्ष के लगभग ही थी, उससे ज़्यादा नहीं थी इनकी। ये बहुत छोटे थे। टीपू ये भी बहाना लेता है उस समय पर ना राजा बनाने का। अब देखिए, अब टीपू भी नहीं है, तो अब बिठाने के लिए क्या करते हैं, उसी बच्चे को बिठा देते हैं। लगभग 6 साल की उम्र हो जाती है उसकी, जो कि कृष्णराज वोडियार तृतीय। उसके बाद दोबारा हिंदू किंगडम को वापस दिखा दिया जाता है और इनको क्या करते हैं, हाउस अरेस्ट पे रखा करते हैं टीपू और हैदर अली। तभी मेन जो लॉर्ड विलियम लिए उसकी ताजपोशी कर देता है। और उसके बाद जो कृष्णा वोडियार तृतीय ये अपने आप अब राजा बन चुका है। और उसके बाद वोडियार डायनेस्टी वापस शुरू हो जाती है वहाँ पर, जो कि आज दिन तक चल रही है। और 1731 के अंदर जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाता है उस समय तक, मगर 1833 में होता है। इसलिए 1831 के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही नाम से ये पोस्ट चलती रहती है। इसके बाद इंडिया हो जाएगी इसी पोस्ट को, जब ये बहुत ही बड़े अपनी कंपनी कर लेंगे पूरे देश के अंदर। तो अब समझिए 1831 के अंदर इसके बाद क्या हुआ मैसूर किंगडम। 1831 के अंदर जो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ये मैसूर किंगडम से उसके सारे राइट खरीद लेता है। ये कहता है कि यहाँ पर कुशासन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जो कि मिस गवर्नेंस कहते हैं। मिस गवर्नेंस बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, कुशासन के कारण अपने सारे राइट मैसूर किंगडम के अपने अंदर रख लेता है कि अब इसको हम यहाँ से चलाएंगे कलकत्ता से। आगे जाकर 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन आता है। लॉर्ड रिपन दोबारा वापस कर देता है मैसूर को अपनी सारी की सारी फ्रीडम, और उसी के साथ मैसूर का वोडियार डायनेस्टी चलती रहती है, कंटिन्यू हो जाती है उसी समय।